दोस्तों नमस्कार। हमें एक नेता चाहिए जो इस देश को हाँक सके। उस नेता का इंतजार नेहरू से लेकर मोदी तक के काल में हर दौर में चुनाव जब जब करीब आता है तब तब खोज शुरू हो जाती है। लेकिन हमें कोई सिस्टम नहीं चाहिए, एक ऐसा सिस्टम जिसके हिसाब से यह देश चले और नेताओं की आवाजाही होती रहे। जी नहीं, हमें वाकई एक नेता चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का शाइनिंग इंडिया जब अस्त हो चला तो उसके बाद एक नेता की तलाश थी। मनमोहन सिंह के दौर में जो घपले घोटाले उभर कर सामने आने लगे तो उसके बाद एक नेता की तलाश थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर ही धराशायी हो गया, इस देश के भीतर के संस्थान सरकार के कार्यकर्ता में तब्दील दिखाई देने लगे, तब लगा एक ऐसा नेता चाहिए जो इस देश में सिस्टम ला सके। हमें सिस्टम कभी नहीं चाहिए, सिस्टम चाहिए तो वह भी किसी नेता के भरोसे ही। तो क्यों नहीं आज खत्म हो चले सिस्टम के भीतर झांक कर देखा जाए और समझा जाए क्या वाकई इस देश में अगर सिस्टम चलने लगे या चल रहा होता तो मौजूदा वक्त की सत्ता 2 दिन भी टिक नहीं पाती। क्योंकि इस देश के भीतर में जो नियम कायदे कानून हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की संविधान को लेकर व्याख्या है, जिस लिहाज से गवर्नेंस चलना चाहिए, जिस लिहाज से पार्लियामेंट को चलना चाहिए और जिस तरीके से इस देश में सरकार की जिम्मेदारी आम लोगों को लेकर है, अगर उसको और देखने की स्थिति में इस देश के तमाम संस्थान आकर खड़े हो जाएं तो क्या वाकई मोदी सत्ता चंद मिनटों की मेहमान होगी? आपको चुनाव की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जरा सोचना शुरू कीजिए कि अगर इलेक्शन कमीशन यह तय कर ले कि चुनाव के वक्त में कोई हेट स्पीच नहीं हो रही हो, उस दौर में पैसों का लेन देन नहीं हो रहा हो, उस दौर में जो भी उस दौर की चुनावी संहिता को तोड़ेगा उसको जेल के पीछे डाल दिया जाए, यह निर्देश चुनाव आयोग जारी करने लगे और नियम कायदे कड़े हो जाएं चुनाव के वक्त, और खास तौर से सत्ता के हाथ में जब समूची लगाम होती है तो उस लगाम को वह अपने हाथ में ले ले, तो उसके बाद इस मौजूदा सत्ता का हर चुनाव के वक्त क्या होगा? हो सकता है आप कहें नहीं नहीं, तब तो कर्नाटक की सरकार नहीं गिरी होती 5 बरस पहले, मध्य प्रदेश की सरकार नहीं गिरी होती, गोवा में सरकार नहीं गिरी होती, उत्तराखंड में सरकार नहीं गिरी होती, इस देश के विधायकों को कोई खरीद नहीं सकता था, शिवसेना इस तरीके से 2 फाड़ नहीं हुई होती, एनसीपी को लेकर भी जो मौजूदा सवाल है उस पर फैसला तो चंद मिनटों में चुनाव आयोग दे देता, क्योंकि नियम कायदे तो बहुत साफ तौर पर सामने खड़े हैं। तो क्या चुनाव आयोग अगर अपने काम को करने लगे तो इस देश के भीतर में चुनावी प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रिया के जरिए सत्ता जो इस दौर में अपनी ताकत दिखाती है एक झटके में वो गायब हो जाएगी? हो सकता है। दूसरी परिस्थिति जरा कल्पना कीजिए कि सीएजी अगर इस देश के तमाम मंत्रालयों की रिपोर्ट ही सामने रखती चली जाए और बताती चली जाए कि कितना खर्च किस डिपार्टमेंट में किस एवज में हुआ, बजट में जो पेश किया गया और जो कुछ मंत्रालय ने दिखाया उसके अलावे कितना प्रचार में खर्च हो रहा, और यह सब कुछ बकायदा सीएजी के जरिए मंत्रालय दर मंत्रालय चीजें सामने अगर आने लगे तो क्या होगा? एक झटके में क्या मोदी सरकार के भीतर के तमाम मंत्रालयों के हाथ पांव फूल जाएंगे और वाकई लगने लगेगा कि तमाम मंत्रालयों में जो जो सचिव सरकार के अनुकूल है उसको इस दौर में एक्सटेंशन क्यों दिया गया, यह पोल पट्टी भी खुल जाएगी? हो सकता है, इससे इनकार कौन करेगा, लेकिन सीएजी का काम तो यही है, उसे देखना है। बकायदा चार्टर्ड अकाउंटेंट के तर्ज पर वो देखता है कि कहां पर किस मंत्रालय में कितना खर्च हुआ, जो बजट निर्धारित किया गया उसके अनुकूल काम हो रहा है या नहीं। और इस दौर में जब सबको पता है कि हर विभाग का प्रचार डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आसरे इस देश के मीडिया में रेंगता नजर आता है या फिर सड़क चौराहे पर वह किसी पोस्टर में तब्दील होता दिखाई देता है, तो क्या उस पर रोक लग सकती है? क्योंकि सवाल तो देश के पैसे का है। तो क्या सीएजी इस रिपोर्ट को अगर सामने लाने लगे और जनता इस बात को समझने लगे तो फिर क्या स्थिति ऐसी आ जाएगी यह सरकार 2 दिन ना चल पाए, टिक ही नहीं पाए? यह दूसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति जरा कल्पना कीजिए कि आरबीआई इस बात को तय कर ले
कि सरकार के मन मुताबिक पैसा सरकार को नहीं देंगे। सरकार की तरफ से जो लिख कर आता है कि हां इसे आप कर्ज दे दीजिए, और उसके बाद सरकार जिस तर्ज पर कर्ज माफी करती चली जाती है, जिसको रिटर्न ऑफ कहा जाता है, अगर आरबीआई इस तरीके के रोक टोक लगाने की परिस्थिति में आ जाए और कहे कि ऐसा भी मत समझिए कि जिस डिविडेंड को या जिस फायदे को आप ले जाते हैं उस पर भी एक लकीर खींचनी होगी, जो पहले खींची हुई थी आपने उसे बदल दिया, तो क्या वाकई सरकार के सामने पैसे के लाले पड़ जाएंगे? या सरकार इस देश में जीएसटी तक का पैसा राज्यों को ना दे और राज्यों से कहे कि आप आरबीआई से कर्ज ले लीजिए, और उसके बाद आरबीआई गवर्नर कहे ऐसे नहीं चलेगा, आपकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, और जिस तरीके का बोझ बैंकों पर पड़ा हुआ है, जितनी बड़ी तादाद में आपने लाभार्थियों के लिए कल्याण योजनाओं का ऐलान किया है, अब आरबीआई नया निर्देश देता है कि इस तरीके से बैंकों पर बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। और जिस तरीके से आप पैसों को बांट रहे हैं और हमसे जो पैसा ले रहे हैं, और जो नोट को कभी भी बंद कर देना, कभी भी चालू कर देना, कितना भी नोट को छपवा लेना, उस नोट को खर्च करने की एवज में, यानी उसको दोबारा से नष्ट करने की एवज में जो खर्च होता है, उस खर्च को कौन देगा? यानी आरबीआई अगर सक्रिय हो जाए तो क्या सरकार इस दौर में कंगाल हो जाएगी? यह भी एक सवाल है। तो आरबीआई का सक्रिय होना हो या फिर सीएजी की रिपोर्ट सामने आने लगे, या फिर इलेक्शन कमीशन सक्रिय हो जाए, और तो और इस दौर में सबसे मजबूत टूल और हथियार के तौर पर जो ईडी मौजूद है, अगर वो बताने लगे कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता क्या है, और मनी लॉन्ड्रिंग के आश्रय आपने इस देश से बाहर कितने लोगों को भेज दिया और कितने लोग चले गए, और हम सिर्फ यही कहते रह गए कि इन्होंने गड़बड़ी की है और सरकार ने उन्हें बाहर भेज दिया, और हम यहां की अदालतों में यही कहते रह गए कि आप उनको भगोड़ा साबित कीजिए कि भगोड़ा अपराधी है, वो आर्थिक अपराधी हैं, इसी में हमारी उम्र कब जाएगी? तो इस देश के भीतर में आर्थिक सुरक्षा का जो जिम्मा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इस देश में ईडी को सौंपा गया, तो क्या ईडी अपना काम नहीं करे? एक दो नहीं, लंबी फहरिस्त है। कितनी बड़ी तादाद में लोग इस देश को छोड़कर चले गए। उन्हें भगोड़ा साबित करने की दिशा में यहीं की अदालतों में हम चक्कर लगाते हैं। यहां तक कि मेहुल चौकसी तक का मामला इस रूप में पुष्टि नहीं कर पाता है अदालत कि इनको फगेटिव दोषित किया जाए या ना किया जाए, यानी भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जाए या ना किया जाए, इसमें भी उलझने आ जाती हैं। तो क्या ईडी अपनी जिम्मेदारी को निभाने लगे तो क्या उसके बाद इस देश के भीतर में मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा एक झटके में खत्म हो जाएगा? तमाम परिस्थितियों को जरा परखना की कोशिश कीजिए, क्या वाकई इस देश के भीतर में ईडी अपना काम करते हुए सरकार से सवाल करे, सीएजी अपना काम करते हुए सरकार के तमाम मंत्रालयों के आर्थिक इश्यूज को लेकर इस दौर में अपनी रिपोर्ट जारी करने लगे, आरबीआई जो पैसा सरकार लेती है उसको लेकर सवाल खड़ा कर दे, और चुनाव आयोग चुनाव को लेकर सरकार पर बंदिश लगाए कि आप इस रूप में फ्री नहीं हैं, जहां पर आप सोच लें कि आप ही ने नियुक्ति की है चुनाव आयुक्त की, तो वह आपसे सवाल नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। महज 4 डिपार्टमेंट अगर सक्रिय हो जाएं, आप कहेंगे अगर सक्रिय कैसे हो जाएंगे? जिस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट पर नकेल कसने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने के लिए जिस देश में सरकार सक्रिय नजर आए और खुले तौर पर नजर आए और पार्लियामेंट का उपयोग करे, और उसके बाद बतलाए कि दरअसल हम ही सब कुछ है क्योंकि जनता ने हम ही को चुना है, और सारी जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि चुनाव में हम ही जाते हैं, और कानून मंत्री इस देश का जजेस को धमकी देने लगे तो चुनाव में तो आप नहीं जाते हैं, चुनाव में तो हम जाते हैं, तो हमारे हिसाब से यह देश चलना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी लोगों को लेकर है। तो क्या संविधान हो या डेमोक्रेसी की जो परिभाषा संविधान में लिखी गई हो, क्या चुनी हुई सत्ता को ही संविधान माना जाए? उसी सत्ता के तमाम कार्यकलापों को डेमोक्रेसी की शक्ल में इस देश में रख दिया जाए? क्या यह संभव है? पता नहीं कितना संभव है, लेकिन आज कुछ कच्चे चिट्ठे को डॉक्यूमेंट की परिस्थिति के साथ समझने की कोशिश कीजिए। इस देश में से जो मनी लॉन्ड्रिंग का किस्सा इस देश के भीतर अभी नेताओं को प्रभावित कर रहा है
और समूचा विपक्ष उससे दो दो हाथ कर रहा है, खुले तौर पर बतला रहा है, उसके भीतर का सच क्या है? सच यह है कि इस दौर में आने वाले वक्त में 300 से ज्यादा कर्ज लिए हुए ऐसे बिलियनियर्स हैं जो देश छोड़कर भाग सकते हैं। तकरीबन 500 लोग तो भाग चुके हैं, 300 लोग और भाग जाएंगे। क्या उन्हें रोका जाना चाहिए या उनको वाकई ढील दी जाती है कि आप भाग जाइए? ना आप भगोड़ों को देश में ला सकते हैं, ना ब्लैक मनी को लाया जा सकता है। तो क्या भारत के संस्थान इतने कमजोर हैं वो ब्लैक मनी भी नहीं ला सकते हैं? जो भगोड़े भाग गए और दूसरे देशों में बस गए, क्या उनको लाने में भी मुश्किल हो जाती है? आप कहेंगे हो सकता है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट के भीतर, विभागों के जरिए, मंत्रालयों के भीतर से एक सवाल आपके जहन में हमेशा उठना चाहिए। हर मंत्रालय का मुखिया मंत्री होता है जिसे जनता चुनती है, लेकिन क्या वाकई आपके जहन में यह सवाल है, इस दौर में कानून मंत्री कौन है? इससे पहले कानून मंत्री जो था, उन्होंने जो जो कहा उसके जरिए अपनी पहचान बनाई। किरण रिजिजू थे, अभी अर्जुन मेघवाल साहब हैं। लेकिन हर विभाग के भीतर जब आप चलते चले जाएंगे तो आपके जहन में यह सवाल होगा, इस मंत्रालय का मंत्री कौन है हम नहीं जानते हैं। हां, इस देश को प्रधानमंत्री चलाते हैं, हाँकते हैं, यह हम जानते हैं, और तमाम मंत्रालय उन्हीं के अधीन है और तमाम नौकरशाही रिपोर्ट प्रधानमंत्री को करती है। पीएमओ के भीतर हर मंत्रालय, हर राज्य से जुड़ा हुआ एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है जो एक पूरी रिपोर्ट तैयार करता है। उसी आधार पर सारी चीजें फिर तय होती हैं। ना उसमें कोई मंत्री का योगदान है, ना इस देश के भीतर में कोई चेक एंड बैलेंस की गवर्नेंस चल रही है। तो ऐसे में बात ईडी से शुरू की जाए या आरबीआई से शुरू की जाए, क्योंकि एक वक्त आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने कुछ सवाल खड़े किए थे और वो सवाल सरकार को अच्छे नहीं लगे और उर्जित पटेल की विदाई हो गई। रघुराम राजन ने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन वह भी टिक नहीं पाए। टिकेगा कौन? एक्सटेंशन किसे मिलेगा? सरकार के अनुकूल कौन होगा? सरकार का मतलब इस देश के भीतर क्या होगा? यह सब कुछ इस दौर में बहुत ट्रांसपेरेंट है। शायद इसीलिए यह सवाल है कि इस देश के भीतर जो पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए मुद्दे लगातार गूंजते रहते हैं, उन मुद्दों की तह में अगर जाइएगा तो आप समझ जाएंगे दरअसल ये मुद्दे इस देश की महंगाई, गरीबी से ज्यादा इस देश के उस पूरे सिस्टम को खोज रहे हैं, जो सिस्टम अगर काम करे तो भारत के भीतर की परिस्थिति बहुत अनुकूल लोगों के हो सकती है। लेकिन हम एक नेता खोजते हैं, एक अदद नेता के पीछे पूरा देश चलने को तैयार है। वो अदद नेता इस देश में सिस्टम अपना लाता है, वह खुद को ही सिस्टम मानता है और अपने द्वारा लिए गए निर्णयों को ही सिस्टम की पूरी चाबी के तौर पर रख देता है। जब हम जिक्र आपसे कर रहे हैं तो एक क्षण के लिए सोचिए, पहले सत्र में जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए और 2019 तक रहे, उस दौर में 380 व्यक्ति इस देश के भीतर से भाग गए। उसके बाद 223 लोग और भाग गए दूसरे सत्र में 2022 तक। उसमें से लगभग 70% मामले ईडी के पास पड़े हुए थे। ईडी उन्हें रोक नहीं पाई। बैंकों ने शिकायत की जिन जिन एजेंसियों से, उन एजेंसियों ने काम नहीं किया, क्योंकि जिन जिन एजेंसियों को जिन जिन नामों को सौंपा गया, उन नामों के पीछे सत्ता का कोई ना कोई चेहरा था। और सरकार और सत्ता से टकराए कौन? क्योंकि हर कोई तो अपनी नौकरी कर रहा है। तो जो बैंकों के भीतर भी बैठे हुए डायरेक्टर हो या बोर्ड हो या फिर चेयरमैन क्यों ना हो, उनके सामने भी यह सवाल लगातार रेंगता रहा कि जो ऊपर से लिखकर एक चिड़िया बैठा कर आता है कि आप इसे लोन दे दीजिए, तो लोन ना देने का कोई सिला ही नहीं है। देश का पैसा है, देश का बैंक है, सरकारी बैंक है, दे दिया गया देश के नाम पर। जनता का पैसा है, जनता का पैसा बांट दिया गया क्योंकि जनता ने उस सरकार को चुना है। क्या फर्क पड़ता है? 300 से ज्यादा लोग जो भागे, और जिन बातों का जिक्र हम पूरे ओवरऑल कर रहे हैं उसमें ईडी से जुड़े हुए मामले जो हैं 38 व्यक्ति से जो जुड़े हैं, तो ईडी के नाक तले वो भागे। वो 24 देशों में इस दौर में 121 भगोड़े मौजूद हैं, जो कि ईडी की कार्रवाई होती, सरकार की सक्रियता होती तो कोई नहीं भाग पाता। लेकिन जो 24 देशों में 121 भगोड़े मौजूद हैं, वो सभी जिन बैंकों से लोन लेकर, और उनकी तादाद जो है इस देश के भीतर में, हमें लगता है क्या वाकई नाम पढ़ना चाहिए कि विजय माल्या है, मेहुल चौकसी है, नीरव मोदी है, रविशंकरन है, संजय भंडारी है,
नितिन जय संदेशा है, दीप्ति चेतन कुमार संदेरा है, हितेश नरेंद्र भाई पटेल है, संदीप झुंझुनवाला है, संजन झुंझुनवाला है, नितिन संदेशा, दीप्ति संदेशा, चेतन संदेशरा, विपुल सूरज बेटे हैं, जतिन मेहता के। क्या सारे नाम पढ़ते चले जाएं और कंपनियों के नाम देखते चले जाएं तो कितने लाख करोड़ का मामला है। और एक क्षण के लिए जरा सोचिए कि जितनी रकम लेकर ये लोग भाग गए, अगर उतनी रकम इस देश के सिस्टम पर डाल दिया जाता, इस देश के तमाम मंत्रालयों पर, तो भी वाहवाही हो जाती। आपको जानकर हैरत होगी, जो ईडी किसी राज्य में जाती है वहां पूछताछ करने, छापा मारने, तो उसमें जो निचले रैंक के अधिकारी होते हैं वह उनके रुकने की व्यवस्था भी 3 स्टार होटल टाइप नहीं होती है। उनको किसी टिटपुंजिया होटल में रुकना पड़ता है। उनको जो पैसा मिलता है वो उसमें भी वो भोजन कर पाएं नहीं कर पाएं, अच्छा भोजन, यह भी मुश्किल होती है। अलाउंसेस जो होते हैं इतने कम हैं कि वो किसी क्लर्क के बराबर के अलाउंसेस हैं, लेकिन नाम ईडी का है, सिस्टम अंदर से खाली है और उसके जरिए पॉलिटिकल टूल बनाकर इस देश के भीतर में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा को गढ़ा जा रहा है। जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो जिन 312 भगौड़ों का जिक्र है उसमें 1,41,583 करोड़ का जिक्र है। अब आप सोचिए, चुनावी वर्ष में सबसे ज्यादा भागते हैं। 2019 में 11 ऐसे मेजर भगौड़े भागे इस देश को जिन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा का लोन लिया हुआ था और वो नहीं चुकाए, और सरकार उसकी एवज में उसको रिटर्न ऑफ करती है और बैंकों को पैसा दे देती है कि ठीक है, हम इसकी भरपाई कर रहे हैं। उसके बाद जो भागने वाले लोग थे उसमें 1,000 करोड़ से ज्यादा 26 बिग डिफॉल्टर थे, जिनके ऊपर कुल 60,425 करोड़ का कर्ज था, चुकाना था, नहीं चुकाया। 500 करोड़ से ज्यादा लगभग 40 थे बड़े, उसके ऊपर जो पैसा था वो 28,000 करोड़ से ज्यादा का था। 100 करोड़ से ज्यादा वाली तादाद जो थी 246, यानी 100 से 500 के बीच में 246 लोग थे। उनके ऊपर 52,859 करोड़ का था। यह एक डिपार्टमेंट का जिक्र है। दूसरी परिस्थिति, जो सीएजी है वो अपने तौर पर हर डिपार्टमेंट का, इससे पहले की पूरी परिस्थिति तमाम सरकारों के भीतर रही है कि हर विभाग से जुड़ी हुई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को वह बतलाता है। और इस दौर में अगर सामान्य तौर पर किसी भी डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल एस्पेक्ट को अगर आप देखेंगे और उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए प्रचार के बजट को आप देखेंगे और इस देश के भीतर की जो अलग अलग कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर जो प्रचार में खर्च किया गया, अगर उस पैसे को आप देखेंगे और वो पैसे जो इस देश के प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया और तमाम जगहों पर जो पोस्टर के जरिए नजर आता है, जो सार्वजनिक स्थलों पर, उसको जब परखना शुरू करेंगे तो आपके हैरत पंगेज हो जाएगी स्थिति, क्योंकि इतना बजट तो होता नहीं है। तो ये पैसा कहीं से रोटेट किया गया। पिछले दिनों सिर्फ इंडिकेट किया सीएजी ने कि देखिए, डिपार्टमेंट का पैसा जिस पे खर्च होना था उस पे खर्च नहीं हो रहा है। जनता से जिस लिए सेस लिया जाता है उस सेस का पैसा भी उस क्षेत्र में खर्च नहीं होता है। और इस देश में 2 मुद्दों को लेकर हंगामा मच गया, विपक्ष शोर मचाने लगा, बोला देखिए सीएजी की ऐसी रिपोर्ट, और दिल्ली से सटे गुड़गांव में जिस सड़क का जिक्र था कि देखिए इतने गुना ज्यादा पैसे में इतनी सड़क बना ली गई, तो जरा कल्पना कीजिए इस देश के भीतर में अगर हर डिपार्टमेंट की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज सामने आने लगे तो होगा क्या। अगर यह परिस्थिति आरबीआई के जरिए भी समझिए कि सरकार कैसे रिटर्न ऑफ करती है और बैंक उसको अपने बुक से हटा देता है और उसके बाद जो वो वसूली करता है उसको वो डिविडेंड के तौर पर दिखाकर सरकार को सौंप देता है। सरकार उसके बाद बताती है बैंक हमारे कितने मजबूत हैं। तो क्या एक सिस्टम को बनाने की जरूरत इस देश के भीतर है, या इस देश के भीतर जो डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उन्हें सिर्फ अपना काम करने दे दिया जाए? तो सरकारों को ईमानदार रहना होगा, जनता के प्रति जवाबदेही होगी। हर मंत्रालय और हर मंत्रालय को संभाला हुआ मंत्री जनता के बीच अपने मंत्रालयों की बातों को लेकर जाएगा। क्या ऐसी स्थिति आ सकती है? आप कहेंगे ऐसी स्थिति तो पहले से थी और इस देश के भीतर वाकई ऐसी स्थिति लगातार रही है। कोई पुरानी बात यह नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1000-2000 साल पुराने जिक्र हम कर रहे हैं। यह तो बीते 10-15 बरस पहले ही यह सब कुछ होता चलता था।
इंदिरा गांधी तक के समय में मंत्रालय का जो पूरा कच्चा चिट्ठा था वो रिपोर्ट के शक्ल में सामने आता था। मनमोहन सिंह के काल में वो चिट्ठा सामने आया, ये अलग मसला है कि परसेप्शन के आधार पर सीएजी ने उस समय राजनीतिक टूल खुद को बना लिया और विनोद राय की हर रिपोर्ट उस परसेप्शन से टिकी हुई थी। अगर ऐसा होता तो इतना लाभ होता, ऐसा होता तो इतना मुनाफा होता, ऐसा होता तो राजस्व इतना बच जाता, और बाद में पता चला वो पूरा पॉलिटिकल एंगल लगातार उठाया जा रहा था। लेकिन एक क्षण के लिए सोचिए, इस देश के भीतर में सरकार की तरफ से निकली हुई रिपोर्ट को जनता मान्यता देती है और मीडिया जब उसको दिखाता है तो सरकार पर दबाव पड़ता है। यह परिस्थिति बीते 9 बरस से इस देश में गायब कर दी गई। और जब हम 4 विभागों का नाम ले रहे हैं तो हमको लगता है आखिर में इस देश के उस मीडिया का जिक्र जरूर करना चाहिए जिसका काम ही है इस देश की सरकार से सवाल करना, या जिसका काम ही है इस देश के लोगों के लिए जो नीतियां बनती है वो लोगों तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। सरकार जो कहती है वो सिर्फ कहती है या कर भी रही है, सिर्फ इसी का परीक्षण अगर मीडिया शुरू कर दे तो फिर देखिए उसके बाद कैसी परिस्थिति इस देश के भीतर बन जाएगी। आप चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, यहां 2 दिन में सरकार गिर जाएगी। इस देश के भीतर के ऐसे मुश्किल हालातों में क्या वाकई नेता खोजा जा रहा है? लेकिन नेता भी खोजिए तो ऐसा जो सिस्टम को महत्व दे और समझाए कि ऐसा सिस्टम जिसकी जवाबदेही जनता के ऊपर रहेगी और जनता की जवाबदेही के साथ इस देश की सरकार को काम करना होगा। एक व्यक्ति नहीं होगा। उस एक व्यक्ति की परिस्थिति इस देश के भीतर में संविधान के हिसाब से लागू चेक एंड बैलेंस करने वाली जो पिलर्स हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, सबको हड़पने की कोशिश कोई सत्ता अगर करने लगे तो डरिए मत, सोचिए क्या करेंगे। और इलेक्शन कमीशन अगर चुनाव के वक्त भी सत्ता अनुकूल दिखाई देने लगे तो फिर सोचिए आप क्या करेंगे। हाथ खड़े कर देंगे या कुछ और। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।